हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी। सो बच्चे, लास्ट क्लास में हमने लेजर किया था टॉपिक, ठीक है। मैंने आपके साथ फॉर्मेट डिस्कस किया था, ये बताया था कि लेजर में हम जो जर्नल में ट्रांजैक्शंस लिखते हैं उसकी हम पोस्टिंग करते होते हैं, है ना। हम पोस्टिंग वर्ड यूज करते हैं लेजर में। सो लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट स्टेप भी कर लिया था जर्नल का खत्म, जिसको हम बोलते हैं बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री, और हमने लेजर भी कर लिया था जिसको हम बोलते हैं बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री। सो बच्चे, लेजर के बाद ना थर्ड स्टेप होता है ट्रायल बैलेंस। जब मैं आपको ट्रायल बैलेंस भी करवा दूंगी ना, फिर मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी, जिससे आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि कैसे जब भी कोई बिजनेस में या कंपनी में कोई भी अकाउंटिंग से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होती है उसको कैसे पास किया जाता है। बिकॉज बच्चे, ये अकाउंट्स बनाने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपकी जो कंपनी होती है, ठीक है, अगर आप अकाउंट्स नहीं मेंटेन करोगे तो आप कोई सुपरमैन तो हो नहीं, है ना, कि आपके दिमाग में सारी चीजें याद रहे, ये मेरा एक्सपेंस था। क्योंकि आपके बिजनेस कंपनी के साथ इतने लोग रिलेटेड होते हैं, टैक्सेशन अथॉरिटीज, जिन लोगों ने आपके कंपनी में पैसे लगाए होते हैं, शेयर होल्डर्स एंड एवरीथिंग, है ना। तो हमें अकाउंट्स तो बच्चे मेंटेन करने ही पड़ते हैं। हमारे इंडिया में ना एनुअल अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो होता है कि हर साल एनुअल बेसिस पे हम अकाउंट्स बनाते हैं। सो जब कोई भी, चाहे एक छोटे लेवल की कंपनी अकाउंट्स बना रही हो, चाहे कोई बड़े लेवल की कंपनी अकाउंट्स बना रही हो, ठीक है, सब में ये स्टेप्स तो होते ही हैं कि पहले जर्नल बनता है, फिर लेजर बनता है, और फिर हमारा क्या बनता है बच्चे, ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो जो मैंने आपको लास्ट क्लास में लेजर करवाया था, पहले क्विकली मैं उसके एमसीक्यूज करवाऊंगी आपको, ताकि आपकी टेस्टिंग भी हो जाए कि लास्ट का लेक्चर आपको कितना समझ आया था। और फिर आज के लेक्चर में लेजर को खत्म करके, ठीक है, ट्रायल बैलेंस भी थोड़ा सा स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है, जो हमारा अभी नेक्स्ट क्लास तक जाएगा। और एक बहुत छोटा सा टॉपिक मैं आपको करवाऊंगी जिसका नाम है कैपिटल, क्योंकि उससे रिलेटेड लास्ट ईयर में, ठीक है, लास्ट जब भी आपका ये पेपर हुआ था पटवारी वाला, उसमें जो 10 क्वेश्चंस आए थे, उसमें उस टॉपिक में से भी क्वेश्चन हमारा जो है ना, वो हमारा पूछा गया था। ठीक है, सो अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले क्विकली मैं आपकी ना टेस्टिंग करती हूँ कि आपको कितना समझ आया जो हमने लास्ट क्लास में लेजर किया था। तो ये बच्चे हमारा अब है फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू का, जो आज हमने करना है। लेजर इज अ बुक ऑफ, लेजर किस चीज की बुक है? लेजर को कौन सी बुक मानी जाती है? सेकेंडरी एंट्री। ये मैंने अभी बोला था ना, आपको बताया भी था कि लेजर इज अ बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री। ठीक है, इसको सेकेंडरी एंट्री माना जाता है। सेकेंड क्वेश्चन, राइटिंग अ ट्रांसेक्शन इन द लेजर इज कॉल्ड। बच्चे, जब हम लेजर में कोई ट्रांसेक्शन लिखते हैं ना, उसको हम बोलते हैं पोस्टिंग। ठीक है, जब हम जर्नल में कोई ट्रांसेक्शन लिखते हैं उसको जर्नलाइजिंग बोलते हैं, बट जब हम लेजर में कोई ट्रांसेक्शन लिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? पोस्टिंग करना। और ये भी मैंने आपके साथ कवर किया था ना कि एक जो बच्चे लेजर का अकाउंट होता है उसमें ना दो पार्ट्स होते हैं, एक होती है हमारी लेफ्ट हैंड साइड और एक होती है हमारी राइट हैंड साइड। तो बच्चे, जो लेफ्ट हैंड साइड होती है, याद करो, वो डेबिट साइड होती थी। राइट हैंड साइड जो हमारी होती है वो हमारी क्या होती थी? क्रेडिट साइड। सो क्वेश्चन है, लेफ्ट हैंड साइड को हम क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड साइड को हम क्या बोलते हैं बच्चे? डेबिट साइड। तो ये 3 क्वेश्चंस है। ठीक है, अब हम मूव ऑन करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। द बुक इन विच ऑल अकाउंट्स ऑफ द फर्म आर मेंटेन, वो बुक जिसमें हम अपने कंपनी या बिजनेस के सारे अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, उस बुक को हम क्या बोलते हैं बच्चे? अकाउंट्स किस में लिखे जाते हैं? लेजर में। सो उस बुक को हम क्या बोलते हैं? लेजर। And the last question is, which of the following is not the basic objective of preparing ledger? कि हम जब अपने कंपनी के लेजर के अकाउंट्स बना रहे हैं, इनमें से मेरा कौन सा बच्चे मेन ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता?
नंबर 1 वो आपको कह रहे हैं आपको आपके कंपनी के डेटर्स और क्रेडिटर्स के बारे में पता करना है कि टोटल कितना है, इस वजह से आप लेजर अकाउंट्स बना रहे हो। नंबर 2 आपको अपनी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता करना है कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। नंबर 3 आपको अपने इफेक्ट्स ऑफ कॉमन ट्रांजेक्शन्स के बारे में पता करना है कि आपकी जो कंपनी है उसमें कहाँ पे हमारी जो है ना वो हमारी वो हुई है, ट्रांजेक्शन्स हुई हैं हमारी, कि ये वाली मैंने कैश खरीदा, ये मैंने बिल्डिंग खरीदी, कितनी बारी खरीदी। या आपको ये पता करना है कि आपको आपका घर बेचना पड़ेगा कि नहीं बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये सोचो कोई रीजन हो सकता है। तो इसका आंसर क्या है? डी। बच्चे प्रोप्राइटर किसको बोलते हैं? सोल प्रोप्राइटर मतलब अगर आपका अकेले का बिजनेस है, कोई पार्टनर्स नहीं है आपके या कंपनी की तरह रजिस्टर नहीं है, उसको हम प्रोप्राइटर बोलते होते हैं। सो ये इजी से देखो कितने 5 क्वेश्चंस थे। ये इजी बच्चे तब लगते हैं जब आपने टॉपिक कवर कर लिया हो। जिसने टॉपिक ही नहीं कवर करा उसको लगेगा यार ये अकाउंट्स ऑफ द फर्म किस में मेंटेन होते हैं, जर्नल में, कैश बुक में भी हो सकते हैं, वो कुछ भी। वो फिर तो बच्चे गेस वर्क ही करेगा ना वहां पे, जिसने लाइफ में कभी अकाउंट्स नहीं पढ़ी। जिसने पढ़ी होती है वो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएगा। तो ये हमारे 5 एमसीक्यूज थे, ठीक है। अब बच्चे नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले वो वाला जो इसका थर्ड स्टेप होता है ट्रायल बैलेंस, पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक करवाती हूँ, कैपिटल। ठीक है, ये एक टर्म है, कंसेप्ट है। तो अब हम कैपिटल पे मूव ऑन करते हैं। अब बच्चे कैपिटल क्या होता है? जब भी कोई बच्चे कंपनी स्टार्ट होती है ना, तो कंपनी ना पैसे लगाती है अपने बिजनेस में, है ना। आप सब भी बच्चे रोज डेली लाइफ में भी पैसे यूज करते हो अपने डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए। कुछ चीजें होती हैं जो आपके पास फिक्स्ड नेचर की रहती हैं, जैसे आपकी कार हो गई, ठीक है। और कुछ खर्चे होते हैं जैसे पेट्रोल हो गया, रेस्टोरेंट में खाना खाना, ये आपके डे टू डे खर्चे होते हैं। सो ऐसी एक कंपनी की भी जो कैपिटल होती है ना, वो दो तरीके की होती है। एक होती है फिक्स कैपिटल, एक होती है हमारी वर्किंग कैपिटल। सो बच्चे वो कैपिटल जो उनको लॉन्ग टर्म काम आती है, ठीक है, उनकी लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स उससे जिससे पूरी होती है, वो होती है फिक्स कैपिटल। और जो डेली शॉर्ट टर्म डे टू डे एक्सपेंसेस में उनके काम आती है, वो हमारी कौन सी होती है? वर्किंग कैपिटल। ठीक है, आपके पेपर में जो क्वेश्चन आया था ना, वो वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड आया था। अब बच्चे जब हम कहते हैं ना फिक्स कैपिटल, फिक्स कैपिटल का मतलब है आपने अपने कंपनी के ना लॉन्ग टर्म एसेट्स खरीदे हुए हैं, जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, जो आपको फ्यूचर में लॉन्ग टर्म पैसे और प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करेंगे। बट कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो कंपनी को डे टू डे भी करने होते हैं। वो खर्चे करने के लिए कंपनी अपने करंट एसेट मेंटेन करके रखती है, जैसे स्टॉक हो गया, जिसको वो कभी भी चाहे कैश में कन्वर्ट कर ले। सो वर्किंग कैपिटल की जब हम बात कहते हैं ना बच्चे, वो जो एसेट्स होते हैं ना, जो शॉर्ट टर्म नेचर पे हमारे पास रहते हैं, जिनको हम कभी भी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उनको हम बच्चे करंट एसेट्स बोलते हैं। हमारे जो एसेट्स होते हैं ना, वो दो टाइप के होते हैं, लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड करंट एसेट्स। ठीक है, लॉन्ग टर्म एसेट्स मतलब फिक्स एसेट्स भी बोलते हैं, जो लॉन्ग टाइम मेरे पास मेंटेन होके रह रहे हैं। और जो बच्चे डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए चाहिए, वो हमारा कौन सा होता है? करंट एसेट्स। सो दैट्स व्हाई फिक्स कैपिटल बच्चे मेरा कंप्राइज करता है, क्या कंप्राइज करता है? ड्यूरेबल गुड्स। ऐसे गुड्स होते हैं फिक्स कैपिटल में ड्यूरेबल, जो लॉन्ग टर्म आपके साथ टिकने वाले हैं। जैसे बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, तो कंपनी के साथ रहती है ना बच्चे, फर्नीचर। बट जो वर्किंग कैपिटल होता है उसमें हमारे शॉर्ट टर्म एसेट्स होते हैं या शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज ही होती हैं, जो स्मॉल टाइम पीरियड में ही हमें वापस करना होता है लोगों का पैसा। क्योंकि लाइबिलिटीज भी तो दो तरीके की होती है ना, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। सो वर्किंग कैपिटल में ना बच्चे हम अपना नेट पैसा देखते हैं कि हमें कितना चाहिए, ताकि हम अपने पास जो मेरे पास पैसा है जो सेल करके रिकवर हो जाएगा, ठीक है, कि जिससे मैं अपने डे टू डे एक्सपेंसेस क्या कर पाऊँ? मैच। क्योंकि बच्चे कंपनी चाहे जितनी मर्जी अच्छी हो, उसको ये दोनों ही कैपिटल चाहिए होते हैं। फिक्स कैपिटल भी उसको चाहिए ही होती है,
क्योंकि अगर बच्चे कंपनी के पास फिक्स कैपिटल होएगी नहीं तो वो अपना बिजनेस कैसे रन करेगी, नींव मतलब एक तरीके से बिजनेस की। और फिर उस नींव को खड़ा करने के लिए डेली जो आपको खर्चे करने हैं वो वर्किंग कैपिटल होगी। ठीक है, सो वर्किंग कैपिटल में शॉर्ट टर्म एसेट्स इन्वॉल्व होते हैं, फिक्स कैपिटल में हमारे लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं। अब हम बात करते हैं लिक्विडिटी की। लिक्विडिटी क्या होता है बच्चे? लिक्विडिटी होता है आपकी जो कोई भी चीज है वो कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाती है। अब जैसे गोल्ड को ले लो, गोल्ड एक लिक्विड एसेट माना जाता है। आप आज जाओ चाहे मार्केट में, आपको गोल्ड के बदले में पैसा मिल जाएगा, है ना, कोई भी ज्वेलर आपको दे देगा। ऐसे बच्चे कंपनी के एसेट्स भी ना कुछ लिक्विड भी होते हैं, कुछ इनलिक्विड भी होते हैं। मतलब जैसे अगर मैंने आज डिसीजन लिया मैंने फर्नीचर सेल करना है, बिल्डिंग सेल करनी है, एकदम तो सेल हो नहीं जाएगा, मुझे थोड़ी तो वेट करनी पड़ेगी जब तक बायर नहीं मिल जाता। बट कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं जो कैश की तरह ही है एक तरीके से, कि कभी भी चाहो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो क्योंकि हम वर्किंग कैपिटल में शॉर्ट टर्म एसेट्स की बात कर रहे होते हैं, जो मेरे कंपनी के बच्चे एक तरीके से करंट एसेट्स होते हैं, है ना, तो इसलिए कहते हैं कि वर्किंग कैपिटल में जो एसेट्स होते हैं वो हाईली लिक्विड होते हैं। बट जो फिक्स कैपिटल में मेरे एसेट्स होते हैं वो वर्किंग कैपिटल के कंपैरेटिवली कम लिक्विड होते हैं मेरे। ठीक है, सो ये था डिफरेंस ऑफ फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। अब बच्चे जो फिक्स कैपिटल होता है ना उसकी कोई टाइप नहीं होती आगे फर्दर। बट जो वर्किंग कैपिटल होता है ना मेरे कंपनी का, वो ना बच्चे दो पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल एंड नेट वर्किंग कैपिटल। जब मैं अपने कंपनी के, ठीक है, सारे एसेट्स का सिर्फ टोटल बता दूं, बट वही वाले एसेट्स जो करंट वाले एसेट्स हैं, अगर मैं उनका टोटल बता दूं ना कि मेरे इतने करंट एसेट्स हैं, उसको मैं बोलूंगी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। बट अगर मैं उन करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज को माइनस करके बताऊं कि ये मेरे एसेट है बट इसमें से इतना खर्चा भी करना है मैंने, बैलेंसिंग फिगर बताऊं, वो मेरा होता है नेट वर्किंग कैपिटल। जैसे मैं इस कंसेप्ट को ना पहले किसी और चीज से रिलेट करके आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी ना बच्चे मंथ की सैलरी है 60,000 रुपीज। अगर आप किसी को बोलो टोटल कि मेरा 60,000 है, उसका मतलब आप अपना उसको वर्किंग कैपिटल बता रहे हो, ग्रॉस वाली टोटल, टोटल ऑफ करंट एसेट्स। बच्चे याद रखना इसमें फिक्स्ड एसेट्स नहीं आते। जब आप उसका क्या बता रहे हो, करंट एसेट्स का टोटल, वो क्या होता है हमारा फर्स्ट वाली कैपिटल, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। बट अगर मैं आपको बोलूं 60,000 में से 52,000 आपका खर्चा होता है ना, अगर आप वो माइनस करके 8,000 बताओ, वो 8,000 आपकी क्या होगी बच्चे, नेट वर्किंग कैपिटल। ठीक है, सो नेट वर्किंग कैपिटल होती है करंट एसेट्स, इसका फॉर्मूला होता है माइनस करंट लाइबिलिटीज। वहां पे आपको फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं। अगर ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला पूछा तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू टोटल ऑफ करंट एसेट्स, और अगर नेट वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला पूछा इट इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। अब बच्चे जरूरी थोड़ी होता है, अब देखो जहां मैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का सिर्फ टोटल बता रही हूँ करंट एसेट्स का, तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल तो हमेशा ही मेरी क्या आएगी, पॉजिटिव, क्योंकि मैं टोटल ही तो बता रही हूँ मेरे कंपनी में जितने भी करंट एसेट्स पड़े हैं। बट कई बार ऐसा होता है ना बच्चे, कंपनी के जो करंट एसेट्स होते हैं मतलब जो कभी भी कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं, वो कई बार मे भी कम हो करंट लाइबिलिटीज से। ऐसा आपके साथ भी नॉर्मल लाइफ में नहीं होता, कई बार 10,000 कमाते हो 20,000 का खर्चा है ना, तो तभी कहते हैं जो बच्चे नेटवर्किंग कैपिटल होती है ना वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अगर करंट एसेट ज्यादा है करंट लाइबिलिटी से तो आपकी वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव है, मतलब खर्चे निकालने के बाद भी आपके पास पैसा बच रहा है। और जो अगर हमारी नेट वर्किंग कैपिटल नेगेटिव आई है इट मीन्स लाइबिलिटी ज्यादा है शॉर्ट टर्म वाली, और शॉर्ट टर्म वाले एसेट्स जो हैं वो आपके पास क्या पड़े हुए हैं, कम। सो अगर मैं इसको समराइज करूँ ना, ऐसा पैसा जो मुझे डे टू डे वर्किंग के एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए चाहिए उसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। ठीक है,
वर्किंग कैपिटल दो तरीके का होता है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल हमेशा पॉजिटिव होता है, नेट वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि इसमें हम डिफरेंस देख रहे हैं। डिफरेंस तो पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है ना। और डिफरेंस किसका देखते हैं, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज का। बच्चे वर्किंग कैपिटल में हम इन्हीं दो एसेट्स की बात करते हैं, इन्हीं दो टाइप्स की बात करते हैं, ठीक है, करंट एसेट्स की और करंट लाइबिलिटीज की। बट हम जब फिक्स कैपिटल की बात करते हैं उसमें हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म एसेट्स की। सो बच्चे ये जो हमें डे टू डे एक्सपेंसेस मीट करने के लिए पैसा चाहिए होता है ना, वो जनरली कंपनी खुद ही रिवॉल्व कर लेती है। वो एक लाइन होती है ना, पैसे को पैसा कमाता है। तो जैसे सपोज आपके पास कैश है, कैश से आप रॉ मटेरियल खरीदोगे, ठीक है, रॉ मटेरियल से आप वर्क इन प्रोग्रेस पे जाओगे। वर्क इन प्रोग्रेस होता है बच्चे जब हमारा काम आधा रेडी होता है। आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाओ, वहां पे ना बेसिक वाली ग्रेवीज बना के उन्होंने तैयार करी होती है, तो जो आपका ऑर्डर है वो सामान बीच में डाल के आपको फटाफट से दे देते हैं, ठीक है। सो वर्क इन प्रोग्रेस होता है जब आपका काम एक तरीके से लगा लो हाफ रेडी है, अभी पूरा कन्वर्ट नहीं हुआ है फिनिश गुड्स में, और फिर वो बन के हमारा तैयार हो जाता है। जब गुड वो फिनिश गुड्स हो जाता है, फिर उसको बेच के हमारे पास पैसा आता है सेल करके, फिर दोबारा साइकिल ये स्टार्ट हो जाता है। मतलब जनरली आप खुद ही पैसे अरेंज कर लेते हो वर्किंग कैपिटल के इन करंट एसेट्स को यूज करके। बट जब खुद पैसा नहीं अरेंज हो पाता फिर आप लोन लेते हो। अब बच्चे ये जो हम सेल करते हैं ना, या तो हमने कैश पे करी है या हमने क्रेडिट पे करी है, उधार पे करी है। जब हम उधार पे करते हैं ना तो डेटर्स आप बन जाते हैं हमारे। डेटर्स भी मेरा एक करंट एसेट होता है, ऐसे लोग जिनसे मुझे फ्यूचर में पैसे मिलने हैं। बट बच्चे जब आजकल हम उधार पे कोई चीज बेचते हैं ना, आजकल तो आप अपने रिलेटिव पे भरोसा नहीं कर सकते, है ना। आजकल ना हम सब कुछ लीगल पेपर्स पे लेते हैं। आजकल तो बच्चे कोई अगर हाउस ओनर घर किराए पे देता है तो वो भी आजकल रेंट अग्रीमेंट बनाना स्टार्ट हो गया है। तो ऐसे ही ना यहाँ पे भी एक डॉक्यूमेंट आजकल यूज होता है बिजनेस की लाइन में भी, बिल ऑफ एक्सचेंज। वो भी आपका एसेट होता है। अगर आपको पैसे मिलने हैं, अगर आपने देने हैं तो वो लाइबिलिटी बन जाता है। देखो मैंने आज गुड्स किसी को उधार पे बेचे, पता नहीं वो पैसे दे या नहीं दे, मुक्कर ही ना जाए फ्यूचर में, तो फिर मैं ना उससे राइटिंग में ले लेती हूँ। तो जब उस डॉक्यूमेंट पे मैं राइटिंग पे लेती हूँ ना कि वो पैसे मुझे इतनी डेट पे दे देगा, फिर वो भी साइन करता है, मेरे भी साइन होते हैं उस पे, वही सेम डॉक्यूमेंट की कॉपी उसके पास भी होती है, मेरे पास भी होती है। बच्चे मेरे लिए वही डॉक्यूमेंट बिल रिसीवेबल होता है, क्योंकि मुझे वो पैसे मिलने हैं, तो मेरे लिए वो करंट एसेट है। बट जिसने मुझे पैसे देने होते हैं उसके लिए वही डॉक्यूमेंट क्या बन जाता है, बिल्स पेबल, ठीक है। सो हमने तभी इसमें सेल्स के बाद ये चीज लिखी हुई है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल साइकिल में तो बच्चे डेटर्स भी आएंगे, क्योंकि जरूरी थोड़ी है हर बारी आपका कैश पे गुड सेल लो, ठीक है। सो जनरली जो कंपनी होती है ना वो पैसे खुद ही अरेंज कर लेती है ऐसे। सो ये एक मैंने छोटा सा टॉपिक आपके साथ कवर किया, कैपिटल, कि कैपिटल होता है एक कंपनी को जो पैसे चाहिए होते हैं कंपनी को चलाने के लिए, उसको खड़ा करने के लिए, जो स्टार्टिंग में मेन चाहिए होता है या बाद में भी चाहिए होता है, जो आपके साथ लॉन्ग टाइम के लिए रहता है, जिसपे पैसे भी ज्यादा लगते हैं, वो होती है फिक्स कैपिटल। और जो डेली खर्चे करने के लिए चाहिए वो हमारा क्या होता है, वर्किंग कैपिटल। सो अब हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा जर्नल और लेजर के बाद लास्ट स्टेप आता है, ट्रायल बैलेंस। बच्चे जो ट्रायल बैलेंस होता है ना वो एक तरीके से ना समरी होती है। समरी किस चीज की, आपकी ट्रांजैक्शंस की। आपने जो बच्चे अकाउंट्स नहीं बनाए, जर्नल के बाद कैश का अलग अकाउंट बना लिया, डेटर्स का अलग अकाउंट बना लिया, फिर आपको एंड में देखना भी तो होगा कि अब ओवरऑल मेरा डेबिट और क्रेडिट का टोटल क्या है, क्योंकि बच्चे जो हर अकाउंट आपने बनाया है ना उसका कोई ना कोई बैलेंस बच रहा होगा। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था ना कि हमने ट्रायल बैलेंस उसकी सॉरी लेजर की क्लोजिंग करनी होती है हर अकाउंट की, दोनों साइड पे टोटल लिखना होता है। तो जो ज्यादा टोटल बन रहा होता है जिस साइड पे, वही वाला टोटल की अमाउंट दोनों साइड पे लिख के जो साइड कम पड़ रही होती है उसमें हम बैलेंस लिख देते हैं। तो बच्चे हर अकाउंट का ना
कभी डेबिट में बैलेंस बचा होगा, कभी क्रेडिट में बैलेंस बचा होगा। हमें ना अकाउंटिंग का रूल कहता है ओवरऑल कंपनी के जो पूरे साल में डेबिट्स हुए हैं वो क्रेडिट्स के टोटल से मैच करना चाहिए। तो वो जो ओवरऑल समरी आपको जहां से पता चलेगी उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस एक समरी स्टेटमेंट होती है। पहले मैं आपको ना फॉर्मेट दिखाती हूँ। ये होता है बच्चे ट्रायल बैलेंस। इसमें ना डेट का कॉलम नहीं बनता होता, इसमें जनरली बनता होता है पर्टिकुलर्स, डेबिट और क्रेडिट साइड। ठीक है, पर्टिकुलर्स पे सारे अकाउंट्स के नाम आ जाते हैं जो आपने लेजर पे बनाए हैं। फिर उसकी हेल्प से हमारा क्या बनती है? डेबिट की साइड और क्रेडिट की साइड। अब जैसे बैंक है, ठीक है, बैंक अकाउंट मैंने बनाया, उसका डेबिट में वहां पे बैलेंस बचा था, वो मैंने यहाँ लिख दिया कि उसका डेबिट में बैलेंस बचा हुआ है। कैश का भी लिख दिया और डेटर्स का भी लिख दिया। मतलब जितने मैंने अकाउंट्स बनाए हैं ना मेरे कंपनी में, पूरे साल में जो भी ट्रांजेक्शन्स मैंने बनाई हैं, पहले जर्नल में पास करी, फिर लेजर में उनके अकाउंट बनाए, फिर उनके अकाउंट्स के टोटल्स को मैं यहाँ पे डालती हूँ। और फिर ओवरऑल साल के एंड में मैं पूरी की पूरी डेबिट साइड को क्रेडिट साइड के साथ क्या करती हूँ? मैच। बच्चे अगर ये टोटल मैच हो गया ना तो मतलब आपने ठीक किया है। अगर ये टोटल मैच नहीं हुआ मतलब आपने फिर क्या किया है? कोई अकाउंटिंग एरर। अब अकाउंटिंग एरर का मतलब, सपोज करो आपने 10 लाख की बिल्डिंग खरीदी थी, ठीक है, बिल्डिंग में तो आपने ठीक डाला जहां पे आपने एसेट बिल्डिंग में सारी डिटेल लिखी है कि 10 लाख की बिल्डिंग खरीदी है, बट गलती से कैश में से 10 लाख माइनस करने की बजाय आपने सिर्फ 1 लाख ही माइनस शो किया कि मैंने ना, कैश में आपने लिखा कि मैंने 1 लाख की बिल्डिंग खरीदी थी तो 1 लाख मेरा कैश से गया। जब आप एंड में टोटल करोगे ना अब यहाँ पे तो आपको 9 लाख का डिफरेंस दिखेगा क्योंकि आपने 9 लाख की गड़बड़ी कर दी है। तो बच्चे ट्रायल बैलेंस से ना दो पर्पस सॉल्व होते हैं। एक तो आपको आपके कंपनी की समरी पता चल जाती है कि जैसे आपको मैं बोलूं आपको आज सैलरी आई 80,000, अकाउंट से कभी पैसे कटते रहते हैं कभी आते रहते हैं, है ना, डिफरेंट डिफरेंट रीजंस की वजह से। फिर आप मंथ के एंड में देखते हो कितने पैसे बच गए, देखते होते हैं ना हम। तो हमारा ना अकाउंटिंग में एक रूल होता है डेबिट और क्रेडिट का टोटल हमेशा मैच करना चाहिए। ये रियल लाइफ में नहीं होता जनरली। जितने कई बार आपको पैसे आते हैं खर्चे कई बार ज्यादा भी हो जाते हैं, है ना। यहाँ पे बच्चे डेबिट और क्रेडिट टोटल मैच करने का रीजन ही डिफरेंट है। यहाँ पे हम मान के चलते हैं अकाउंटिंग में कोई भी ट्रांजेक्शन हुई है उसको हम दो साइड पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। एक चीज अगर डेबिट होगी तो दूसरी हमेशा क्या होगी? क्रेडिट। तो जब एक ट्रांजेक्शन को साइमल्टेनियसली दोनों साइड पे रिकॉर्ड किया जा रहा है तो टोटल डिफरेंस कैसे हो सकता है? अगर एक साइड 50 लिखा तो दूसरे साइड भी 50 लिखना होता है ना। तो ट्राई बैलेंस का टोटल मैच करना चाहिए। अगर वो नहीं मैच किया तो मतलब आपने कुछ गड़बड़ करी है, मतलब आपने मे बी फिर ना पोस्टिंग ठीक नहीं करी या कहीं पे कोई आइटम मे बी गलती से लिखना ही भूल गए। सो ट्रायल बैलेंस एक ऐसी चीज है जिससे आप अपनी प्रॉब्लम्स को भी फाइंड आउट कर पाओगे। तो टोटल हमेशा मैच करना चाहिए। तो यहाँ पे बच्चे ये लिखा हुआ है ट्रायल बैलेंस एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जनरली, ठीक है, जिससे हम अपने सारे के सारे लेजर अकाउंट्स का एक पर्टिकुलर डेट पे टॉपिक्स में, ठीक है, एक समरी स्टेटमेंट में अकाउंट्स का टोटल लिखते होते हैं। इससे ना एक तरीके से आपको आपके अकाउंट्स की एक्यूरेसी पता चल जाती है कि कितना एक्यूरेटली आपने अकाउंट्स बनाए हैं, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी। ठीक है, अगर तो टोटल मैच हो गया ट्राई बैलेंस का साल के एंड में, डेबिट और क्रेडिट का टोटल अगर मैच हो गया तो मतलब आपने ठीक किया है काम सारा। अगर टोटल मैच नहीं हुआ तो आपने गलती करी है। और आपको पता है जब नेक्स्ट क्लास में मैं ये ट्रायल बैलेंस कराऊंगी ना, गलतियों की भी टाइप होती है। ये वाली गलती करी है, वो वाली गलती करी है, कंपनसेटिंग एरर, ओमिशन एरर, गलतियों की भी टाइप्स है अकाउंटिंग में। गलती भी किस नेचर की है, क्योंकि बच्चे कुछ गलतियां होती हैं जो तो ट्राई बैलेंस की हेल्प से पकड़ी जाएंगी, कुछ गलतियां होती हैं जो पकड़ी भी नहीं जाती। अब जैसे सपोज करो आपको आज बिल आपके पास आज सारे पड़े हैं साल इस डे के एंड के, ये मैंने सेल करी है, फिर उन बिल्स की हेल्प से आप बुक में रिकॉर्ड कर रहे हो अपनी,
गलती से 15,000 वाली आइटम आपने 1500 रिकॉर्ड कर ली। अब ये तो स्टार्टिंग से ही गलती करी आपने जर्नल से। तो जब जर्नल से ही आपने लिखा तो ठीक ना, वहां पे 1500 ही डेबिट में, 1500 ही क्रेडिट में, वहीं से लेजर बनाया, वहीं से ट्रायल बैलेंस बनाया। जो गलती स्टार्टिंग से ही करी है वो इन अकाउंट से कैसे पकड़ी जाएगी? तो गलतियां ना कुछ पकड़ी नहीं जाती, क्योंकि स्टार्टिंग से आपने 15,000 वाली चीज को 1500 से ही रिकॉर्ड किया। हाँ, अगर एक जगह पे 1500 किया होता, दूसरी जगह पे 15,000 किया होता, तो वो गलती जरूर पकड़ी जाती। ठीक है, तो कुछ बच्चे गलतियां तो पकड़ी ही नहीं जा सकती हमारी। तो इसलिए ट्रायल बैलेंस का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे अकाउंटिंग में, कि अगर टोटल मैच कर गया मतलब आपने सब कुछ करेक्ट किया, अगर टोटल मैच नहीं करा मतलब आपने कोई ना कोई क्या करी है, मिस्टेक। ये वाला टोटल बच्चे, ये जो एंड में हम पूरी की पूरी डेबिट साइड का पूरी की पूरी क्रेडिट साइड के टोटल से क्या कर रहे होते हैं हम, मैच। ये मैच करना बच्चे बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो ये हमारा है ट्रायल बैलेंस। आज तो हमने इसको बड़ा बेसिक सा सिर्फ और सिर्फ बच्चे स्टार्ट ही किया है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ट्रायल बैलेंस की और डिटेल पढ़ेंगे। एक चीज याद रखना, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये स्टेप्स बच्चे इसी सीक्वेंस में चलते हैं। पहले कोई भी कंपनी जर्नल एंट्री पास करती है, जैसे आज मैंने ना कोई गुड्स खरीदते हैं, ठीक है, अब ये जो पर्टिकुलर एंट्री है पहले उसका जर्नल बनेगा, फिर उसका लेजर बनेगा, फिर उसका एंड में क्या बनेगा, ट्रायल बैलेंस में जहां पे जाना। तो कंपनी पहले सारी एंट्रियां पास करती हैं, उन एंट्रीज के फिर वो अकाउंट्स बनाती हैं, फिर अकाउंट्स को क्लोज करके उनकी जो फाइनल अमाउंट्स होती हैं वो लिखती हैं। जैसे आप ही अगर इस मंथ आपने रोहन से पहले कभी पैसे लिए कभी दिए, ठीक है, फिर अल्टीमेट एक नेट अमाउंट निकली, कितनी मेरी देनी बनती है या लेनी बनती है, तो वही चीज डेबिट और क्रेडिट में जाती है वहां पे। ठीक है, जनरली हमारे जितने भी एसेट्स होते हैं ना, उनका हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, एक्सपेंसेस का भी जनरली डेबिट बैलेंस होता है, और जितने भी बच्चे हमारी लाइबिलिटीज होती हैं या हमारी जो इनकम्स होती हैं, ठीक है, उनका जनरली हमेशा वैसे क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, सारे एसेट्स एक्सपेंसेस का जनरली आप देखना, आपके अकाउंट्स का जो बैलेंस बच रहा होगा वो क्या होएगा, डेबिट, क्योंकि ये अकाउंटिंग का रूल है कि एसेट्स, लाइबिलिटीज, इन सब के ना अपने रूल्स होते हैं। एसेट्स और एक्सपेंसेस जब इंक्रीज होते हैं तो डेबिट, जब डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट, और इसी का उल्टा होता है किसके लिए, इनकम्स के लिए और लाइबिलिटीज के लिए, क्योंकि वो जब इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट होते हैं, और वो जब डिक्रीज होते हैं तो क्या होते हैं, डेबिट। तो ये था बच्चे आज के लेक्चर में। आज हमने ट्रायल बैलेंस के, ठीक है, एमसीक्यूज और सॉरी लेजर के एमसीक्यूज डिस्कस किए, ठीक है, जो लास्ट क्लास में हमने लेजर का टॉपिक किया था ना, उसके एमसीक्यूज डिस्कस किए। फिर क्विकली मैंने आपको कैपिटल के बारे में बताया कि हमारी एक फिक्स कैपिटल होती है, एक वर्किंग कैपिटल होती है, ठीक है, और फिर ट्रायल बैलेंस और बेसिक्स सा स्टार्ट किया आपके साथ ना। वही मैंने जो लास्ट वाली क्लास में बोला था ना कि वो 10 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी जो आपको प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, वो मैं इसीलिए नहीं डिस्कस किए कि पहले हमारे बच्चे पहले 2-3 थोड़े से टॉपिक और हो जाए, ताकि फिर आप उन 10 क्वेश्चन से देख के आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस तो आ सके ना कि हाँ मैंने ये कर लिया है। अभी तो आपकी बस स्टार्टिंग हुई है, अभी तो सिर्फ 8 लेक्चर्स हुए हैं, आप लगाओ अभी तो आपने सिर्फ अकाउंटिंग की ABCD सीखी है। ठीक है, हम ना, मैं जानबूझ के बड़ा आराम आराम से आपके दिमाग में बिठा के करवा रही हूँ, क्योंकि बच्चे पटवारी चाहे अकाउंट्स का पेपर है, इसको दे तो कोई भी सकता है, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था। तो मैं जिन्होंने पहले कॉमर्स बिल्कुल भी नहीं पढ़ी हुई ना, उनको ध्यान में रखते हुए बड़े बेस से करवा रही हूँ, ताकि जिसको आता है उसको और समझ आ जाए, उसका और पक्का हो जाए, जिसको नहीं आता उसको भी आ जाए। जब आप एक बारी आपको अकाउंटिंग की लैंग्वेज पता चली, फिर तो आगे वाले जो टॉपिक्स हैं वो बड़े जल्दी 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 होते जाएंगे, क्योंकि अराउंड हमने अकाउंट्स के टोटल 25 to 30 टॉपिक्स कवर करने इन सारे लेक्चर्स में। ठीक है, सो स्टार्टिंग से हमने काफी जो टॉपिक्स हैं वो कवर कर लिए।
तो आई होप उसको बच्चे रिवाइज करते रहा करो, बिकॉज अकाउंट्स में इंटरडिपेंडेंस बहुत होती है। पिछले वाले लेक्चर से अगला वाला लेक्चर आपका ना रिलेटेड ही होता है। चलो, सो हैव अ नाइस डे एवरीवन। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे।